फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ 0.25 ग्राम पार्टिकल इज 10 रेज टू -3 मीटर, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी। यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो है 10 रेज टू -3। तो वैल्यूज बताओ क्या होगा। फॉर्मूला पता है आपको अनसर्टेनिटी में? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है। ना अगर मोमेंटम को वेलोसिटी में ब्रेक करेंगे तो डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इस फॉर्मूले को यूज करके आपको सॉल्व करनी है। मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है 0.25 ग्राम। कितना आ रहा वैल्यू बताओ। फर्स्ट ऑप्शन में 10⁻⁻34 है, सेकेंड ऑप्शन में 10⁻20 है, थर्ड ऑप्शन में 10⁻26 एंड फोर्थ ऑप्शन में 10⁻⁹। हाँ सेकेंड आंसर, सेकेंड सही है बट एक सेकेंड, ये यूनिट में है 31। तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है। वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकेंड। (10⁻31) मीटर में, अगर इसको केजी में लेते हैं मास को तो 0.25 ग्राम 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा +3 तो 28। फिर भी नहीं आ रहा है। सेकेंड आंसर किसका आया था? कियारा, यू गॉट एग्जैक्ट 10⁻26। एक सेकंड, 10⁻³ ही है या कुछ और? एक सेकंड क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 10⁻8। तो ये वैल्यू 10⁻³ नहीं है, 10⁻8 है जो स्पीड दिया है। तो ये यहाँ रखेंगे 10⁻8 ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 26। करेक्शन है। यहाँ जो वैल्यू था 10⁻8 गिवन था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो दिस विल बी द वैल्यू। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना होगा किसी इलेक्ट्रॉन का, वो तुमसे पूछा है। तो चलो मैं वापस इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, ये पोर्शन में कट करता हूँ। तो हमने पढ़ा है क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल्स टू होता है h/p। अगर मोमेंटम को वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी, तो लेमडा इज इक्वल्स टू हो गया मास h/mv। यू हैव टू फाइंड लेमडा। ये वैल्यू आपको पता है, मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का बोला है तो इलेक्ट्रॉन की मास पुट करनी है। वेलोसिटी कहाँ से आएगा?
तो वेलोसिटी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पी एन इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले को यूज करो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव होगा। 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। बहुत टाइम लगाते हो कैलकुलेशन करने में, तुम लोग इतना टाइम लगाते हो ना। कैसे तुम लोग एडवांस से प्रिपरेशन करोगे बताओ। फर्स्ट ऑप्शन, चलो चेक करते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी दे निकाल लेंगे तो 2.8। बोहर ऑर्बिट बोला है, बेसिकली वो हाइड्रोजन की बात करी है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। और थर्ड इसकी बात किया है थर्ड ऑर्बिट में, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो। तो लेमडा इक्वल टू आ गया 6.6 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 2.18। 10 ये हो जाएगा -34। ये ऊपर से आ जाएगा तो हो जाएगा 19 - 6। ये 10 का पावर का वैल्यू होगा। अगेन हम इसको चेक करें तो ये 3 टाइम में जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम में जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻34 19 और -6, मतलब -40 -19 +19, तो ये आ जाएगा 19। बट ऐसा फिर से कोई ऑप्शन नहीं है। और ये आ जाएगा आपका कितना, 21। 10⁻21। मिस्टेक तो नहीं किया। एच की वैल्यू ये है, मास, ठीक है, वेलोसिटी करेक्ट है। यूनिट में सेंटीमीटर, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में रखा है, इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁸ इससे और ज्यादा हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है, 42 19। यूनिट डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with the hydrogen करेक्ट है, फिर से देख लेते हैं। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में किया तो हो जाएगा 8। तो ये वैल्यू देख लेते हैं पहले कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 19/16। 90/16। ये भी नहीं आ रहा। 1 सेकेंड।
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एच की वैल्यू रखी 6.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाय एन, तो जेड की वैल्यू थी 1, डिवाइडेड बाय एन 3 किया तो वो ऊपर चला गया। अब यहाँ जो हमने वैल्यू रखी है वेलोसिटी वो मीटर पर सेकेंड है, बट हमें जो यूनिट चाहिए इसमें सेंटीमीटर चाहिए। तो पहले हम मीटर में निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वैल्यू आई थी 10⁻10 मीटर। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁸ सेंटीमीटर आ गया, तो ये आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था, हाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, वो था यूनिट। अगर आपने जो वैल्यू दिया वो रख दिया और उसका भी ऑप्शन गिवन है तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। दो तो इजीली कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? चैट में बताओ क्लियर है, आगे बढ़ें? अब सबको बताना है या फिर से एक्सप्लेन करूं? बोलेंगे तो एक दो लोग ही, क्या ही बोलूं मैं इनको मैं। अरे चलो, चलो तब तक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The wavelength of radiation emitted when an electron in an hydrogen atom makes a transition from energy level this to this is। तो मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये सीट आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। वहां सिर्फ वैल्यू अलग था, वो वोल्ट में इलेक्ट्रॉन सॉरी जूल में लिया था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है किलो जूल में। ये आप इसको सॉल्व कर लोगे, इसके बेसिस पे सॉल्व करना। सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड आप होमवर्क करोगे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला देखो आप, ये वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल इन द हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूसेस द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको ऑर्बिट का ट्रांजिशन दिया हुआ है, कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है, आपको बताना है कि सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा। चलो इसका बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। तुम कितना सेल दिया हुआ, 4 सेल तक दिया हुआ, चलो 1 2 3 4। मान लो ये N1 है, N=1, N=2 3 4। तो अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो ये जो डिफरेंस आएगा 1 से 4 का या 4 से 1 का, ये डिफरेंस की एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी। तो अगर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। पूछा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में आंसर आ जाएगा जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन करेगा, 4 to 1। दूसरा तरीका था कि आपके पास फार्मूला है, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाओ, आप कैलकुलेट करो, देन आप बताओ। लेकिन वो बहुत लॉन्गर हो जाएगा तरीका, तो वो नहीं जाना है, आप कॉन्सेप्ट वाइज चलनी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द फर्स्ट थ्री रेडियस रेशियो ऑफ बोर्स ऑर्बिट। देखो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन मे भी आपको टाइम कंज्यूम करवा या ट्रैप करवा दे। तो इसको जरा देखो कितना आएगा आंसर। फर्स्ट थ्री रेडियस पूछ रहा है बोहर ऑर्बिट्स का। चलो, तो बेसिकली आपको करनी क्या थी, सिर्फ जो एन वैल्यू है उसका स्क्वायर का रेडियस लेना था, आंसर आपका आ जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 6। चलिए क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज लाइक दिस इन प्लेस ऑफ दिस। मतलब ये होना चाहिए था बट आपने ऐसा लिखा, ये कौन से रूल से हुआ है? सेकेंड। ओके, एनीवन एल्स? थर्ड, सेकेंड। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम का, क्या आता है? आर्गन। जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले 3d में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, आप 4 और 4s2 करते हैं, तो ये होना चाहिए था। लेकिन है क्या? 3d5 4s1। अब अगर हम हंस रूल के अकॉर्डिंग चलें, हंस रूल क्या बोलता है? या अब चल पहले पॉली के अकॉर्डिंग चलते हैं। पॉली के अकॉर्डिंग बोलता है कि एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहेंगे, तो ये तो वैलिड नहीं है। हंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हंस बोलता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा एक ऑर्बिटल में, उसके बाद जाएगा हायर एनर्जी लेवल वाले में। तो अगर मैं यहाँ चेक करूं, तो ये आ जाएगा 3+2 और ये हो जाएगा 4+0। ये टोटल 5 है और ये टोटल क्या होगा आपका 4। तो अगर एनर्जी चेक करें तो 3d 5 का ज्यादा है, तो 3d का ज्यादा है, 4s का कम है। तो अकॉर्डिंग टू हंस अगर हम चलते हैं तो ये फील कहाँ होना चाहिए था? पहले S2 में, 10 dd 4 में चले। ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ऑब्बो रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कहाँ फील होना चाहिए? लोअर एनर्जी में। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या बताता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपका पहले फील होगा लोअर में, देन जाएगा हायर। तो ऑब्बो के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो ये आना चाहिए पहले 4s में फील होना चाहिए था। लेकिन हाँ, तो ये जो फिल किया है 3d5 4s1, तो पहले किसमें फिल किया है इसने? टी में लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अब वो तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों किसमें? ये जो है अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होता तो वो अबो के अकॉर्डिंग होता, ये भी नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यहाँ लेना देना कुछ है ही नहीं। अब हंस वाले पे वापस चलते हैं। हंस बोलता है कि पहले अगर मान लो सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल हैं तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो 3d जो है आपके पास और उसके बाद 4s है, इसके अंदर है 5 ऑर्बिटल, और यहाँ पे आपका है। तो जो आप इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं पहले किस में फील कर रहे हैं? 3d में। सॉरी, पहले 4s में फील कर रहे हैं। तो 4s में आपने एक इलेक्ट्रॉन फील किया। अब एक्चुअली पेयरिंग यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो अगर हम आ रहा है तो ये आ रहा है 1 2 3 4। तो हंस के अकॉर्डिंग भी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हंस रूल के अकॉर्डिंग भी कॉन्फ़िगरेशन यही होना चाहिए था कि पहले सेम एनर्जी वाला फील होता है फिर उसके बाद अगले में जाएगा। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आ रहा है वो वापस वही रीजन हो जाता है यहाँ पे। अरे यार हम्म, यहाँ जो है आपका एनर्जी फैक्टर आ जाता है। इन दोनों अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखते हैं 5, इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करवा देते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आता है।
तो डी होने में एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जा करके फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है एक्सचेंज एनर्जी से। डी था तो एक्सचेंज एनर्जी कम था, डी है तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा, और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, हंस का इनडायरेक्टली यही कहना। सेकेंड जिसका आंसर है वो करेक्ट है। एक सेकंड रुकना है। क्वेश्चन क्लियर है ये? देखो डायरेक्ट अगर सोच रहे हो तो डायरेक्ट आंसर आपका आएगा ओब्बो, लेकिन अगर आप एक्सचेंज एनर्जी के थ्रू जाओगे तो आंसर आएगा आपका हंस। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक्सचेंज एनर्जी पढ़ी आपने पहले वो बताओ मैं। आप लोगों ने एक्सचेंज एनर्जी पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? हेलो? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो आंसर करो। एक्सचेंज एनर्जी पढ़ी आप लोगों की नहीं? पढ़ा है तो ये क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच सीरीज हैज हाईएस्ट एनर्जी इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये तो वापस सिंपल क्वेश्चन है, आपने स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ी होगी, लाइमन बार्मर पास्चन, पीफन ब्रैकेट पेरी फेरी। तो बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? ये तो थियोरेटिकल है। एनर्जी पूछा है, वेवलेंथ नहीं। क्लियर है? फिर से देख लो एक बार। आपको चेक करनी थी क्या एनर्जी, तो आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो, हम ये मान रहे हैं कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आया फर्स्ट पे आ गया, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आया सेकेंड पे आया, तो इन्फिनिटी से फर्स्ट पे जब आएगा तो वो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो हाईएस्ट एनर्जी इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये तो डायरेक्ट इक्वेशन पूछा हुआ है, इसके आंसर बता दो, अभी ऊपर लिखे थे हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर मोमेंटम लेंगे तो मास नहीं आएगा, वेलोसिटी लेंगे तो मास आएगा, तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, इसमें कुछ करना ही नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 9। कभी कभी ऐसे तुक्के वाले क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं एग्जाम में। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन दिस देन द सेम फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कितना लगेगा? 9 का आंसर बताओ। सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, बट वहां एटम चेंज कर रहे थे, यहाँ हमने क्या किया है, सेल चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। हाँ, जिसका फर्स्ट है करेक्ट है। देखो, कुछ नहीं करनी, हमें पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, 13.6 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब जेड तो सेम ही रहेगा। तो पूछा क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट का आपको दिया हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का पुट कर लो, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 13.6 आ रहा है। ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जब इलेक्ट्रॉन स्केप करेगा फ्रॉम फर्स्ट। तो बताओ थर्ड से सेकेंड से कितना, फर्स्ट एक्साइटेड कहने का मतलब है सेकेंड सेल। जो जो एक्साइटेड का नंबर होता है उसमें एक सेल ऐड कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2। तो अब सेम वैल्यू आ जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एन की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, तो ये कट करोगे तो 3.410, तो आ गया 9 का 1। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, द circumference ऑफ द ऑर्बिट विल बी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, सरकमफेरेंस अगर निकालना है किसी भी ऑर्बिट का, तो हम सरकमफेरेंस इज इक्वल होता है एन इंटू लेमडा। सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट का निकालना है आपको, फोर्थ का। एन की वैल्यू 4 रख दो, और लेमडा कितना गिवन है, 4 एंगस्ट्रॉम। आंसर हो जाएगा 16 एंगस्ट्रॉम, नोट कर लेना अगर ये नहीं हुआ होगा तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन तुम इसको सॉल्व करोगे, सिमिलर हमने किया था एनर्जी के लिए, अभी पूछा है फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी कर चुके थे, सिमिलर क्वेश्चन टाइप हो गया, इसको छोड़ दो, लास्ट क्लास में हमने किया था, तो इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन एनर्जी इलेक्ट्रॉन दिस गिवन wavelength of the light required to excite electron from this to this। चलो, ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, बट आज फिर से तुम इसको करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है वेवलेंथ वाला। तो जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा इसका। अगर इसको हम सॉल्व करें तो वापस हमें नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं फंसना है, कुछ भी आ जाए हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, E इज इक्वल्स टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, और यह आ जाएगा N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। पहले एनर्जी निकाल लो, एनर्जी कितनी हो जाएगी, -2.78, तो ये वैल्यू प्लस आएगा हमारा, 10⁻⁻18 हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू 2.17 इंटू 10⁻⁻18
3/4। ये हो गया एनर्जी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन, सॉरी, ठीक बता, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया हुआ है 10⁻18 इंटू 3/4। तो लेमडा निकालनी है तो एच और सी की वैल्यू रखोगे 2.17 इंटू 10⁻18, और ये हो जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.214 इंटू 10⁻7 मीटर में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एटम। अब अगर तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आता है फिर इस क्वेश्चन को भूल जाओ, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, और आ जाता है तो क्वेश्चन 30 सेकेंड का काम है, बन जाएगा। चलो बता दो जल्दी से क्या आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या बोला है, रुबीडियम। तो रुबीडियम मेरा है एटॉमिक नंबर 37। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, बहुत सिंपल है, आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो नोबल गैस, इससे पहले कौन सा नोबल गैस आएगा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड का है। तो जो एस आएगा वो 5s आएगा। ठीक है। मैं पीरियोडिक टेबल करवाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे शॉर्टकट में लिखना है, अगर आपको नहीं बताया गया होगा तो। चलो ये हो गया। अब यहाँ देखो, हम पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड होता है वैलेंस सेल के इक्वल। तो वैलेंस सेल 5 है तो पीरियड जो है 5, पीरियड मतलब एन की जो वैल्यू है वो 5 हो गई। अब अगर एन की वैल्यू 5 है तो एल की जो वैल्यू होगी वो 5 - 1, मतलब 0 to, और ऐसे लिखो इसको, एल की वैल्यू जो वेरी करती है वो वेरी करती है 0 to n - 1, इतनी। तो मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। तो 5, और इनमें से तो मतलब अभी तक तो ऑप्शन कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हम निकालते हैं एम की वैल्यू। अच्छा, एल की वैल्यू तो 0 ही होगी, सॉरी ये एस है ना, तो एल की वैल्यू फिक्स होगी। तो एक हो गया 5, 0। अब हमें निकाली एम की वैल्यू। एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एस के लिए एम की जो वैल्यू होती है वो -L2 प्लस एल वेरी करता है। एस की एल वैल्यू 0 है तो -0 to +0, मतलब ओवरऑल 0। तो अगेन क्या आ गया, 0। और इलेक्ट्रॉन आपने फर्स्ट फील करा है तो फर्स्ट को जनरली प्लस हाफ से दिखाते हैं, या फिर अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ दिखाना है आपको क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है और सारे ऑप्शन में प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ। तो ये आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। जिसने भी थर्ड आंसर करा था उसका करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो अगेन ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी फॉर्मूला ही है, बस उसको रीअरेंज कर दिया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन गिवन इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक और एल में क्या रिलेशन है वो निकालो, उसको मॉडिफाई कर दो। कौन सा आंसर आ रहा है बताओ। सेकेंड। ओके। और किसी का।
हम्म। तो मोस्टली लोगों का सेकंड आ रहा है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोलो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल्स टू होता है 12+1। तो m-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12, तो l इक्वल टू हो जाएगा m-1/2। जस्ट मॉडिफाई कर दिया है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो ग्राफ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो कैसे करेंगे उसको। आपको इक्वेशन पता है तो ग्राफ वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज, इलेक्ट्रॉन वर्सेस एटॉमिक नंबर का करना है, सॉरी एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर का क्या रिलेशन है दोनों में, उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या ग्राफ बनेगा। थोड़ी सी मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, ई इक्वल्स टू लिखते हैं -13.6 Z² अपॉन n²। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो या जूल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z² के। अब क्या बनेगा इक्वेशन। तो अगर तुम इसको y मानते हो, इसको m मानते हो, तो ये हो जाएगा x। भैया, तो भाई मैथ्स तो पढ़ा है ना तुम लोग, ग्राफ तो पढ़ा है, ग्राफ का क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री का तो है ही नहीं। अरे कोई तो बोलो, किसी का नहीं आ रहा क्या। चलो देखो, तो कंप्लेन करना पड़ेगा, मैथ्स भी नहीं आ रहा तुम लोग को। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है ना, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव। मतलब एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव आएगा और जीरो से कम आएगा। तो एक ग्राफ में देखो, ये पॉजिटिव स्लोप चला गया, नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का, एक्सपोनेंशियल बनेगा ही नहीं। तो ये रहा, जीरो से नीचे जा रहा है, नेगेटिव स्लोप है तो नीचे ही चलता चला जाएगा। तो फोर्थ आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। इतना टाइम क्यों लग रहा था इसमें आपको। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट कैसे होगा हर्ष। अरे स्लोप तो नेगेटिव है ना तुम्हारा, तो नेगेटिव स्लोप चलेगा ना, ये रहा नीचे की तरफ चलेगा ये। और एनर्जी भी तो नेगेटिव है, यहाँ से देखो तुम ग्राफ ऊपर लेके जाओगे तो एनर्जी पॉजिटिव चला आएगा, एनर्जी तुमको नेगेटिव रखनी है ना।
राज समझ में आया? ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If the ionization energy of hydrogen is this calorie per mole, then the energy of the electron in second excited state। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन सेम टाइप के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इतनी दे रखी है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो मतलब किया हुआ क्वेश्चन पहले ही। आयनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है ना, कितनी गिवन है? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। 313.8 कैलोरी गिवन है। किसके लिए गिवन है? हाइड्रोजन के लिए। तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिखो पहले। तो 3138। तो अगर मुझे फर्स्ट की गिवन है, आयनाइजेशन गिवन मतलब फर्स्ट की गिवन है, तो 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो मेरे ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है। उसने नहीं बोला है ग्राउंड स्टेट, बट हम समझ रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट हमारा क्या होगा, क्योंकि वहीं से आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होता है। अब पूछा है कि बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का क्या होगा, मतलब थर्ड सेल का पूछा, सॉरी। देन द एनर्जी ऑफ द सेकेंड इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हाँ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो ये जगह 3/9, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, बच गया 3। हाँ सॉरी, 1 नहीं होगा, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा फिर। हाँ सॉरी, जिसका 4 था वो करेक्ट है। 9 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं। इनका स्क्वायर है ना, तो 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए से एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हर बार। तो क्लियर है, ऐसे फटाफट आंसर कहा करो। ऐसे मुझे लगता है पता नहीं, मैं बस कंप्यूटर को ही पढ़ाए जा रहा हूँ। तो रिस्पॉन्स आएगा तब तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। चलो नेक्स्ट देखो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट इज। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? ये वापस उस देखो, वही इक्वेशन यूज करना है वापस, लेकिन तरीका देखो पूछने का बदल दिया है। ट्राई करो इसको, 2 मिनट का टाइम मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 18। 2 लोग का आंसर फर्स्ट है, जिसका फर्स्ट है वो करेक्ट है। देखो क्या बोल रहा है। आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है कितना? -13.6 Z² बाय N²। अगर मैं ग्राउंड स्टेट पे लेके चलूं, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी पता करूं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कितना होता है? -13.6 होता है फर्स्ट सेल का। अब मुझे कहाँ से कहाँ करवानी है? तो 1 का स्क्वायर, जहां से जहां करवानी है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -1.36। ये वैल्यू कितनी आती? 3/4। तो ग्राउंड स्टेट की इतनी थी, एक्साइटेड करवाने में इतना लग रहा है, तो इतने टाइम्स हो जाएगा ग्राउंड स्टेट का वो। तो 3/4 टाइम्स ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलो या फिर आयनेशन एनर्जी बोल लो, आंसर हो जाएगा 18 का फर्स्ट। चलो 19 देखो, फिर से क्वेश्चन है ग्राफ वाला। तो 19 का आंसर बताओ क्या होगा? अभी जैसे ऊपर ग्राफ वाला किया था सेम होगा। एनर्जी वर्सेस वहाँ एटॉमिक नंबर था, या एनर्जी वर्सेस सेल है? और सॉरी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस सेल है।
जब ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो ये प्योर मैथमेटिक्स है। अगर आपको इक्वेशन पता है उसके बेसिस पे आपको आंसर करने होते हैं। देखो, एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। अब ये जो एनर्जी है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है। तो हमें एनर्जी पता है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसका +13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13.6। जेड को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं किसी एक एटम के लिए, कि जेड के साथ वेरिएशन, अच्छा जेड के साथ भी वेरिएशन दिया हुआ है, तो पहले जेड के साथ चेक कर लेते हैं। तो अगर तुम जेड के साथ चेक करते हो एन को कांस्टेंट मानते हुए, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आना चाहिए, मतलब ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा है तो ये आंसर नहीं होगा। अब एन वाले सारे चेक कर लेते हैं, एन के साथ क्या रिलेशन होगा। तो अगर तुम ये लिखते हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू प्लस दिस, ये एन का चेक करोगे तो 1/n² आएगा, जेड को कांस्टेंट मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6, एन का रेस टू क्या आ जाएगा, -2। मतलब ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। और e⁻⁻x का ग्राफ हो गया ये। -x में यहाँ जो वैल्यू है वो 1 है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा और नेगेटिव स्लोप आएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये हो गया और नेगेटिव स्लोप रहा। अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे चलता, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे चलेगा। तो ये रहा थर्ड आंसर। 19 क्लियर है। ये प्योर मैथमेटिक्स है, जहां आपने स्ट्रेट लाइन या ग्राफ वगैरह पढ़ा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा। बोला इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एनर्जी जो डिफरेंस है 3 to 1, क्या वो इक्वल होगा 3 to 2 -3 to 1 या फिर वेवलेंथ को हम ऐड कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको। विच इज एडिटिव प्रॉपर्टी, क्या हम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो जरा। याद करो लास्ट क्लास में मैंने बोला था वेवलेंथ इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, हम वेवलेंथ को ऐड नहीं कर सकते, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो मान लो अगर E3 निकालना है तब होगा E2 + E1 ऐसा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो μ3 इक्वल हो जाएगा μ2 + μ1, इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को ऐसे ऐड नहीं करते हैं हम, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर तुमको वेवलेंथ को ऐड करना है तो फिर ऐसे ऐड करना पड़ेगा, ऐसे। लास्ट क्लास में ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था हमने। तो आंसर हो जाएगा μ3 = μ2 + μ1, मतलब इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी या टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तुम यहाँ नोट करके लिख लो कहीं पे कि वेवलेंथ इज नॉट अ एडिटिव क्वांटिटी, आप वेवलेंथ को ऐड नहीं कर सकते, बट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होंगे, वेवलेंथ नहीं हो। ये नोट कर लेना कहीं पे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21। देखो, द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम, द origin of six spectral line in emission spectrum. Line number 5 arises from the transition from level B to X. ये रहा B to X. Which of the following spectral line will not occur in the absorption spectra? कौन सा लाइन तुमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में नहीं मिलेगा, वो पूछ रहा है तुमसे। इसका मैं 21 का बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको कौन से मिलेंगे। ये हमारे पास क्या क्या रेडिएशन है, ये आ रहा है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5 6 लाइन है। 6 लाइन में ध्यान से देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको उसी का मिलेगा जो ग्राउंड स्टेट तक आता होगा एनर्जी, या फिर ग्राउंड स्टेट से जाता होगा। अगर ऐसा देखे तो जो ग्राउंड स्टेट को टच करेगा उसी का आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो बीच में रह गया उसका स्पेक्ट्रा मिलेगा ही नहीं आपको। आप जब इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करोगे उसमें आपको कोई डाउट उसका नहीं मिलेगा, कुछ का डार्क लाइन, ग्लो लाइन, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ 1 और 2 और 3 का तो मिलेगा आपको, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट को टच कर रहे हैं, लोअर एनर्जी स्टेट को टच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये 4 5 6 का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 5 6, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 के बाद मैं एक पॉइंट बतानी है आपको। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करना आता है आपको। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बोलो जल्दी से, कैलकुलेट करने आता है, फॉर्मूला पता है आपको। यहाँ दो केस हो सकता है। केस 1, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 टू N1, कोई एनर्जी लेवल N2 है, वहां से N1 में वो जंप कर रहा है, या N1 से N2, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है, यहाँ N2 ग्रेटर है N1 से, इज इक्वल हो जाता है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आपको N2 N1 की वैल्यू गिवन होगी, इस पे पुट कर दोगे तो कितने लाइंस मिलेंगे वो मिल जाएगा आपको। क्या ये बताया गया था, एस और नो? बोलो जल्दी से। ओके ठीक है। अब इसी का दूसरा मॉडिफाइड फॉर्म ले लें, केस 2 जो है, कि N1 अगर आपका फिक्स कर दिया जाए, लोअर एनर्जी फिक्स कर दिया जाए ग्राउंड स्टेट, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में अगर जंप करेगा तो N1 की वैल्यू फिक्स हो गई, वो हो जाएगा 1। तो N2 माइनस 1, N2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा। N2 को N मान लो सिंपल, तो N-1 इंटू N डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर उसने ग्राउंड स्टेट या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऐसा कुछ मेंशन कर रखा है तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, और अगर उसने दो सेल इंडिकेट किए हुए हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। The atomic weight of an element is doubled atomic number if there are 3 electron in the subshell the element is। अगर किसी के सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा।
उससे मतलब मान लो sp ऐसा कुछ, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एस में 3 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, तो pd हो सकता है या फिर f हो सकता है। तो क्या होगा आंसर बताओ। हाँ, कौन सा आंसर है तुम लोग का? थर्ड। थर्ड कैसे होगा? नाथन तुम लिखा है एस नो, ये किस चीज के लिए एस नो दोनों लिखे हो? नाथन, एस किसके लिए लिखा है, नो किसके लिए लिखा है? चलो देखो, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अरे नाइट्रोजन के पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। स्पेक्ट्रल के बारे में पूछ रहे थे सर तब। अच्छा मतलब बताया गया है या नहीं बताया गया है, एस या नो? नो, नहीं बताया गया, बाकी लोग कैसे बताया गया है? अच्छा अभी समझ में आया आपको? स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे निकालते हैं, N2 N1, आपको दो वैल्यू दिया होगा तो इसको यूज कर लेना, एक वैल्यू देके ग्राउंड स्टेट बोलेगा तो इसको यूज कर लेना, दैट्स ऑल। कभी देखेंगे इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में या कुछ? नहीं तो आपको मैं प्रैक्टिस, आप मॉड्यूल देखना, मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेंगे वहां से कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 करो। एक ही अच्छा क्वेश्चन है, वापस वही है, इक्वेशन आपको पता है बट गेम खेला है सिर्फ मॉडिफिकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23। If uncertainty in position and momentum are equal, then uncertainty in velocity is। इसमें कुछ नहीं करना बट कॉमन सेंस यूज करनी है सिर्फ आपको थोड़ी सी। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ही नहीं, रीजनिंग क्वेश्चन हो गया ये। आपको इक्वेशन पता है, उसके बाद रीजनिंग हो गया। केमिस्ट्री में देखो सब आ रहा है, मैथ आ रहा है, फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, बायो केमिस्ट्री बायो भी आएगा। केमिस्ट्री पढ़ो सब आ जाएगा धीरे धीरे। चलो बताओ जल्दी से, 23 का क्या होगा? आंसर आ गया? सेकेंड। ओके। हम्म। हाँ हो सकता है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई है। अब इक्वल किसको किसको किया उसने? पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। देखो मोमेंटम इक्वल है तो उसको हम लिख लेते हैं ऐसा, वेलोसिटी h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी h/4 पाई। सॉरी सॉरी, इसको यहीं रहने दो। या फिर काम करो, इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर लो, मोमेंटम में ही रहने दो। अगर इन दोनों को ये इक्वल रखता है तो मैं डेल्टा एक्स को भी मोमेंटम मान लेता हूँ, और मोमेंटम तो मोमेंटम है ही, इक्वल टू h/4 पाई हो रहा है, तो ये मोमेंटम का स्क्वायर आ जा रहा है, h/4 पाई हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा √अंडर h/4 पाई। अब मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा, टू बाहर निकाल दो तो 1/2, मास आ जाएगा नीचे, √100 h/पाई। जस्ट मॉडिफाई किया है ये, वेलोसिटी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, मास को नीचे लेके चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर है? ओके। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो ये सीट आपको दे दिया जाएगा, जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो क्वेश्चन करने हैं।
और कुछ 5-6 क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो आप कर लोगे सॉल्व। ठीक है। आज के सेशन में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, और नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे चैप्टर करेंगे। इसके कुछ और क्वेश्चन अगर मुझे मिले, एक दो अच्छे क्वेश्चन, तो मैं ले आऊंगा, उसको भी कर लेंगे। फिलहाल ये इस लेवल के क्वेश्चन आप करो। हाँ, वंस अगेन ये कंप्लीट एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, आपको एडवांस और मेंस के बीच का क्वेश्चन करवाया गया है। एडवांस करेंगे जब वापस से रिवाइज करेंगे, उस टाइम पे प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? विल एंड द मीटिंग।